तो चलिए आज शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं गौतम सर आपके सामने एक शिक्षण का टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे सवाल जो है एसएसटी से पूछे जाते हैं। ये एसएसटी ही नहीं बल्कि जितने भी सीटेट के अंदर में आपको शिक्षण देखने को मिलेंगे उसमें से ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। एक पूछा जाता है अपसारी के बारे में, दूसरा पूछा जाता है अभिसारी के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अपसारी और अभिसारी में खास तौर से अगर हम एसएसटी की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर में देखनी है। वैसे ये सबके लिए है, ये सब इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट और अभिसारी का मतलब क्या है जी, कन्वर्जेंट। चलो तो अपसारी चिंतन ये किस पे आधारित है जी, तो रचनात्मकता पर आधारित है। किस पे आधारित होता है जी, तो यह जो है रचनात्मकता पर आधारित होता है। अच्छा, यह कई दिशाओं में सोचता है। इसके अंदर में बच्चे क्या करेंगे जी, कई दिशाओं में सोचेंगे। जैसे प्रदूषण है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कहें कि प्रदूषण है, के बारे में बच्चे बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सोच भी सकते हैं। इसके एक उत्तर नहीं होंगे, यानी इनमें देखा जाएगा कि क्या क्या आपसे सोच सकते हैं। अगर हम एसएसटी की बात करें तो भारत में आक्रमण हुए, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक ही रीजन नहीं होगा, बहुत सारे रीजनों को इसमें देखा जाएगा। तो ये जो है जो अपसारी चिंतन होता है, कई दिशाओं में सोचना होता है और यह रचनात्मकता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है जी, रचनात्मकता पर आधारित होता है। जबकि हमारा जो अभिसारी चिंतन है, जो हमारा अभिसारी चिंतन है, ये जो है एक सटीक उत्तर को खोजता है। यानी बहुत सारे उत्तर होंगे, ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे होंगे। अब इसमें से देखा जाएगा कि सबसे बेहतर क्या है, सबसे बेहतर उत्तर क्या हो सकता है। यह तार्किक होगा और विश्लेषण पर आधारित होगा। यह तार्किक होगा और साथ में किस पे आधारित होगा जी, तो विश्लेषण पर आधारित होगा। और इसमें से कई विकल्प दिए रहेंगे और कई विकल्पों में से आपको एक विकल्प को बेहतर समझना है, या जो सबसे बेहतर उत्तर होगा उसको जो है हम लोग आंसर टिक करते हैं। तो आप बात समझ गए हैं, एक अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है रचनात्मकता पर आधारित है और कई दिशाओं में सोचना है, जबकि अभिसारी चिंतन जो है एक सटीक उत्तर देगा, यह तार्किक होगा, विश्लेषणात्मक होगा और कई विकल्पों में से सबसे बेहतर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। बहुत ही शॉर्ट तरीके में हमने इस चीज़ को बता दिया है, बहुत ही की पॉइंट में जो है आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वैसे तो ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड है, बट आप जो है थोड़ा टाइम लीजिएगा। आपके लिए हम टाइम भी डाल दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम रुक भी जाएंगे। अब बताइए, पहला क्वेश्चन दिया है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण जो है अप्रासंगिक है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए और प्रमाण के बिना विश्लेषण को स्वीकार किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि जब भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आप जो है तर्क करेंगे। क्या करेंगे जी, तर्क करेंगे, यानी कि आप तार्किक होते हैं। क्या होते हैं जी, तार्किक होते हैं। अच्छा, आप जब तर्क करेंगे तो तर्क जो है निराधार नहीं होना चाहिए। तर्क क्या होना चाहिए जी, किसी न किसी आधार पर आधारित होना चाहिए। आपका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए जी, आधार होना चाहिए। जैसे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए एसएसटी के अंदर में कोई सभ्यता के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस सभ्यता से जुड़ी हुई सिक्के मिलने चाहिए, उस सभ्यता से जुड़ा हुआ सिक्का मिलना चाहिए, मूर्ति मिला हुआ होना चाहिए, या पांडुलिपियाँ मिली होनी चाहिए, पांडुलिपियाँ। तो ये जो है कुछ स्रोत होते हैं। ये सब क्या है जी, कुछ स्रोत हैं जिससे कि हम कुछ बता पाएँ कि हाँ यहाँ की सभ्यता ऐसी थी। जैसे हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है समृद्ध थी। क्यों बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल पाते हैं क्योंकि हमको पता है उस वक्त में वो लोग जो है मनके बनाने का कारखाना बनाकर बैठे हुए थे। अब ये फैक्ट्री डालकर बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है समझ वाला होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भी रहा होगा। मूर्तियाँ मिली हैं तो हमें ये भी समझ में आया कि यहाँ उस चीज़ों की पूजा अर्चना की जाती होगी, या वहाँ से मिले हुए जो औजार मिले हैं, या वहाँ से तो तभी तो औजार मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हुए हैं। तो हम लोग बोलते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है जी, कांस्य युगीन सभ्यता है।
कांस्य युगीन सभ्यता है। ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है जी? कांस्य युगीन है। मनके यहाँ बनाने के फैक्ट मिले हुए हैं, सिक्के मिली है, मूर्तियाँ मिली है, पांडुलिपियाँ मिले, यानी ये सारे जो स्रोत हम लोग बात कर रहे हैं कि सिक्के, मूर्ति, पांडुलिपि इत्यादि, तो ये जो है हमारे लिए स्रोत के कार्य करते हैं। किसके कार्य करते हैं जी? स्रोत के, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे जी? तर्क करेंगे। जिसके आधार पर हम क्या करेंगे जी? तर्क करेंगे। तो चलो, तो पहला ऑप्शन है कि प्रमाण का तार्किक और संयोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है क्या? अप्रासंगिक है क्या? बिल्कुल नहीं, यानी कि ये प्रासंगिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये तो उत्तर नहीं हो सकता। आगे बढ़े, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। अच्छा ये बताइए, प्रमाण कुछ और कह रहा है और हम कुछ और कह रहे हैं, यानी व्यक्तिगत राय को आप मानेंगे क्या? आप वही एविडेंस को माना जाता है जो हमारे पास उपस्थित है, व्यक्तिगत राय इसके अंदर में शामिल नहीं किया जाता है। अगला दिया है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है भाई, प्रमाण को बिना विश्लेषण के आप स्वीकार कैसे कर सकते हैं? तो जिन लोगों ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए टिक किया होगा उन सब का आंसर क्या है जी? सही है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब साथ साथ में जो चीज़ें हम ऐड करते जा रहे हैं उसको भी जोड़ते रहिएगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पहला है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? अगला है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तो ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जो समालोचनात्मक या रचनात्मक चिंतन है, इसमें हम जो है कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, कई दिशाओं में सोचा जाएगा, समझा जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसमें नीचे से हम ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऊपर में आंसर डायरेक्ट सही हो जाए कोई मतलब नहीं बनेगा। तो देखो, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तो ये तो फिक्स है ना, कहीं से भी आ रहा होगा, मान लीजिए किसी नदी से आ रहा होगा, कहीं से सप्लाई किया जा रहा होगा, ये तो इसका आंसर फिक्स है। जो भी आंसर फिक्स हो गए उसमें सोच कहाँ है? वो तो डायरेक्ट, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि आप किस राज्य में रहते, तो मैं बिहार में रहता हूँ। अब इसमें मैं क्या अपना ऐड कर सकता? इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। तो ये देखो, तो आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, इसमें कोई उत्तर देने वाली बात ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया जी? गलत हो गया। आगे देखिए, अगला दिया है कि आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये भी फिक्स है कि हमारे देश का नाम क्या है जी? भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ में, अगर मान लीजिए कि ये जो है पूरा विश्व है, ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर में ये अक्षांश है और ये देशांतर हैं, तो हम जो है यहाँ स्थित हैं, हम जो है यहाँ स्थित हैं, यानी कि हम जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। कौन से गोलार्ध में स्थित हैं जी? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से देशांतर में स्थित है जी? तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका मतलब ये भी आंसर क्या है जी? फिक्स है। तो ये भी नहीं हो सकता। अगला, आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियां हैं? आप बताइए। तो भी तो फिक्स ही है, इसमें मैं अलग से क्या सोच सकता हूँ? ये भी फिक्स है। फिलहाल में 28 है, हो सकता है कभी 29 हो जाए, और भी अगर राज्यों को तोड़ दिया जाए तो 30 हो जाएगा। तो जितने राज्य उतनी राजधानियाँ, इसमें भी मेरा कोई सोच नहीं है। अगला दिया है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग लोग जो है इसका उत्तर अलग अलग देंगे, इसका एक ही उत्तर नहीं देंगे। अलग कुछ लोग बोलेंगे कि इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि जब भी अगर पानी का आप उपयोग करते हैं, कम से कम पानी का उपयोग करिए, या जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं आप उतना ही पानी का क्या करेंगे जी? उपयोग करेंगे। जबकि कुछ लोग कहेंगे कि पानी जो वर्षा के रूप में होता है वो बेकार में बह जाता है, तो उसके लिए हम एक गड्ढा खोद देंगे, वो पानी को जो है स्टोर कर लेंगे, फिर से उसका उपयोग कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे उत्तर देंगे, तो ये वाला उत्तर क्या होगा जी? सबसे बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। दूसरा दिया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच
बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। चलिए आप इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। आपके सामने समय जो है आपको दे दे रहे हैं जिससे आप इसका उत्तर दे पाए आप जो है इसका उत्तर दे पाए। चलो चलिए, तो विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थिति और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। बात तो सही है कि आप विविध दृष्टिकोणों को नहीं देखें, केवल एक दृष्टिकोण को आप मानेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे हम कहें, हम लोग एक दृष्टिकोण ये रखे हुए हैं कि अंग्रेज हमें लूट कर गए हैं। हाँ, ये बात तो सही है, अंग्रेज आए ही थे हमें लूटने के लिए, क्योंकि हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया था, उस पर सब चाहते थे कि यहाँ के जो भी खनिज संपदा और श्रम बल है उसको लेकर जाएं। हाँ, ये भी सही है, बट ऐसा नहीं है। वो लोग यहाँ से कुछ लेकर गए तो कुछ चीज़ें देकर भी गए हैं, जैसे रेलवे वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सब उनका योगदान भी रहा है। तो हम एक दृष्टिकोण को नहीं देखेंगे, हम दोनों दृष्टिकोण को देखेंगे, और ये तभी समझ पाएंगे जब शिक्षक जो है विविध परिस्थितियों के बारे में बातचीत करेगा। चलो, ये तो सही है। अगला दिया है कारण कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं और सोचने की क्षमताओं की सीखते हैं और साथ में क्या करते हैं जी, समृद्ध करते हैं। बात सही है। विभिन्न लोग जब बातें करेंगे, विभिन्न बच्चे जब बात करेंगे तो प्रत्येक बच्चे का अपना एक अलग दृष्टिकोण होगा, तो प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखने का क्या करेंगे जी, प्रयास करेंगे। वो तार्किक भी होगा, तर्क के आधार पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात भी करेगा। तो ये दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और साथ साथ में आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। पहला दिया है समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, तथ्यों को रट देना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट होना। आपको पता है कि याद करना और प्रतिस्पर्धा करना, याद करना और दूसरा कौन सा है जी, कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा, ये दोनों के दोनों जो है निगेटिव वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं जी, निगेटिव वर्ड हैं। ये सब टैग वर्ड होते हैं। आपको जैसे ही ऑप्शंस के अंदर में दिखते हैं उसको काट दीजिए। तो पहला है कि समकक्षियों के साथ आप प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि अपने समालोचनात्मक चिंतन का विकास करेंगे। क्या करेंगे जी, चिंतन का विकास करेंगे, तथ्यों को रखेंगे, तार्किक होंगे। अच्छा, तथ्यों को रटना है, रटना भी क्या है जी, रटना, याद करना, ये सब वर्ड क्या है जी, निगेटिव है, टैग वर्ड है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट होना, बिल्कुल नहीं, आपको याद नहीं करना है, रटू तो थोड़ी बनाना है। आपको एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग बनाना है, आपको एक समझदार व्यक्ति बनाना है, उत्कृष्ट टाइप का आपको बनाना है। तो हम जो है याद करना, रटू तोता होने से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो अब बस एक ही ऑप्शन बचा है, समालोचनात्मक चिंतन का क्या करना जी, विकास करना, यानी एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना है, एक ही वर्ड के ऊपर में अलग अलग तरीके से सोचना है, केवल एक केंद्र बिंदु पर आधारित होकर नहीं सोचना है। सबसे बेहतर आंसर यही होगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि कोई बच्चा अगर रचनात्मक रूप से सोचता है तो इनमें से कौन सा चिंतन होगा। ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन। तो आपको हमने पहले ही बता दिया, चिंतन तो ये दो ही होंगे, अपसारी होंगे या अभिसारी होंगे। ये दो तो पहले ही बाहर हो गया। चलिए आपके लिए थोड़ा समय दे देते हैं, दो ऑप्शन तो मैंने ही काट दिया है। अब देखते हैं कि आपका आंसर कौन सा आता है, देखते हैं आपका आंसर कौन सा आता है। चलो, तो अगर आपने थोड़ा शुरुआत में अगर 2 मिनट का जो मैंने थ्योरी बताया है, तो आपको हमने बताया था कि जो अपसारी चिंतन होता है वो रचनात्मकता पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है जी, रचनात्मकता पर आधारित होता है। जबकि जो हमारा अभिसारी चिंतन है एक केंद्र बिंदु पर आधारित होता है, एक केंद्र बिंदु पर आधारित होता है, और जो सबसे बेहतर होता है उसी पर आधारित होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलो, समस्या का एकमात्र समाधान जिससे संबंधित है। जैसे ही इसने बोल दिया कि समस्या का एकमात्र समाधान की बात किया है, किसका बात किया है जी? एकमात्र समाधान। तो हमने अभी बताया, क्या अनुकूल चिंतन होगा? बिल्कुल नहीं। स्मृति आधारित होगा? बिल्कुल नहीं। इसको बाहर करिए। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक अपसारी, और आपको पता है कि अपसारी बारे में रचनात्मक चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है जी? तो रचनात्मक चिंतन होता है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। कौन सा ऑप्शन है जी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलिए, ये तो अब आराम से आंसर दे देंगे। किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा? किसी समस्या का अगर एक से अधिक उत्तर है या हल है, उसका कौन सा आंसर सही होगा? उसका कौन सा आंसर सही होगा? एक से अधिक उत्तर हो रहे हैं, एक से क्या हो रहे हैं जी? अधिक उत्तर हो रहे हैं। तो एक से अधिक उत्तर है तो आंसर क्या हो जाएगा जी? अपसारी चिंतन हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? अपसारी। जबकि अगर एक की बात करता, किसकी बात करता जी? एक की बात करता, तो एक के लिए सबसे बेहतर कौन सा हो जाता जी? अभिसारी चिंतन हो जाता। जबकि इस ऑप्शन के अंदर में आपको कौन सा दिया है जी? अपसारी चिंतन के अंदर में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए, क्लोज्ड इंडेड किससे संबंधित है? देखिए, एक होता है ओपन प्रश्न, ओपन प्रश्न, तो इसको हम बोलते हैं खुले प्रश्न। एक को क्या बोलते हैं जी? खुले प्रश्न। और दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड यानी बंद प्रश्न। बंद प्रश्न। देखो, जो बंद प्रश्न है, जो बंद प्रश्न है, ये क्या है जी? जो बंद प्रश्न होते हैं उसके केवल एक ही उत्तर होंगे। यानी कि आसान भाषा में ऐसे ध्यान रखिएगा, जो शादी विवाह है, जो शादी विवाह है, ये जो है बंद प्रश्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिक्स है, एक ही उत्तर होगा। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? एक ही उत्तर होना है। क्या आपके पत्नी का क्या नाम है? एक ही उत्तर होना है। जबकि ओपन या खुले प्रश्न कौन से हैं? तो ये जो है, ये वाला है। इसके अंदर में आपको पता नहीं है, आज कोई और है, कल कोई और हो जाएगा, परसों पता नहीं कौन हो जाएगा। तो ये जो है खुले प्रश्न है, इसके उत्तर जो है बदलते रहेंगे। उसके उत्तर क्या होंगे जी? बदलते रहेंगे। लोगों के दृष्टिकोण के ऊपर में इसके उत्तर क्या होते हैं जी? बदलते रहते हैं। तो ध्यान से रखिए। तो क्लोज इंडेड हमने बोला है, यानी बंद प्रश्न, इसके उत्तर कितने होंगे? एक ही होंगे। आप बताइए, अपसारी में तो कई सारे उत्तर होते हैं, रचनात्मक होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? तो अभिसारी चिंतन हो जाएगा। इसका उत्तर कौन सा होगा जी? अभिसारी चिंतन हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए, आपके सामने 10 सेकंड का समय दे दे रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर में उत्तर दीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? चलो, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है? इसने इंग्लिश में दे दिया है, आप थोड़े से डाउट हो गए होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है विभिन्न तरीके की सोच। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है जी? विभिन्न तरीके की सोच। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इसमें क्या है, तो कोई एक चीज हो सकता है, पर हम ये बोले कि इससे, इसके अंदर छोड़ करके और चीजें क्या क्या ऐड की जा सकती है। आप कहेंगे गेंद रख सकते हैं, आप बोलेंगे किस कोई होगा तो टिकली उकली सब रख देगा इसी के अंदर में। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है जी? विभिन्न प्रकार से सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है जी? विभिन्न प्रकार से सोचना, विभिन्न प्रकार से सोचना, विभिन्न प्रकार से सोचना। यानी कि इसमें तार्किकता होगी, इसके अंदर में क्या होगी? तार्किकता होगा, विश्लेषण होगा। हाँ, तो यानी कि ये जो है रचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी? रचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है। और हमको पता है रचनात्मक चिंतन किसके अंदर में आता है जी? अपसारी चिंतन के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है जी? अपसारी चिंतन के अंदर में आता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया बढ़िया से और चीज़ों को अगर एक बार फैक्ट समझते हैं, तो कम से कम आप जो है 4 से 5 नंबर, कम से कम 4 से 5 नंबर जो है आपके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल एक छोटे से टॉपिक के अंदर में 4 से 5 नंबर का सवाल आपका आ जाने वाला है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखो, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है? सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन के लिए सबसे बेहतर क्या है? अब वही वाले क्वेश्चन को फिर से डाल दिया है, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। अब विषय वस्तु पर अगर आधारित प्रश्न होंगे तो वो तो फिक्स हो गए।
तो वही सवाल पूछे जाएंगे जो विषय पर आधारित है, जो पढ़ाया गया वही पूछा गया। जब पढ़ाया गया वही पूछा गया, इसमें रचनात्मकता कहाँ है? वो तो पहले से ही पता है कि सर ने ये पढ़ाया है, इसमें से यही पूछा जाएगा। रचनात्मकता या संरचनात्मकता तब होगी जब हमने पढ़ाया है और उस तथ्यों के आधार पर कुछ और पूछने का प्रयास किया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो अत्यंत अनुशासित कक्षा भी क्या है जी? गलत है। अनुशासित होनी चाहिए, बट अत्यंत अनुशासित नहीं होना चाहिए कि शिक्षक के डर से बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है। शिक्षक के डर से बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है तो बच्चा समझेगा क्या? बच्चे के अंदर में डर भरा हुआ है, बच्चा सवाल ही नहीं कर रहा है। क्या पता अगर हमने कुछ पूछा, पलट के मास्टर बोलेगा खड़ा हो जाओ और सवाल पूछ देगा हमसे। तो बच्चे के अंदर में अगर ये डर लगा हुआ है तो शिक्षक और बच्चों का जो संबंध होना चाहिए वो मित्रवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? मित्रवत होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप जैसा होना चाहिए। हाँ, बेशक ये भी है मित्र ना हो, फ्रेंड्स के बिल्कुल फ्रेंड ही ना हो जाए, बट हाँ उसकी जो इक्वलिटी है वो जो है लगभग जो है मित्रवत होनी चाहिए कि बच्चे संकोच न करें आपसे प्रश्न को पूछने में। चलो, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला दिया है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर का मतलब क्या है जी? क्लोज्ड एंडेड होने चाहिए, सॉरी ओपन होने चाहिए। मुक्त उत्तर का मतलब है ओपन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए जी? ओपन प्रश्न होने चाहिए जिसमें बच्चे विभिन्न तरीके से सोच पाएं, जिसमें बच्चे विभिन्न तौर तरीके से चीज़ों को सोच पाएं। तो सबसे बेहतर आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। बिल्कुल नहीं, आपको जो पढ़ा है वही पूछ दिए, तो इसमें तो आपकी कोई अलग से कोई चीज़ तो आई ही नहीं। हमने पढ़ा दिया, वही आपने बता दिया, बात खत्म हो गई। तो इसका जो सबसे बेहतर आंसर है वो कौन सा होगा जी? तो बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला दिया है कि सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अपसारी चिंतन, अभिसारी, सॉरी ये अभिसारी है, अभिसारी चिंतन और अनुकरण। चलिए अब जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब जो है उत्तर देने का प्रयास करिए। चलो, तो सृजनात्मकता जो है किससे संबंधित है? अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। एक है अभिसारी और दूसरा कौन सा है जी? अपसारी। अपसारी जो है इसमें रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें रचनात्मकता को क्या देते हैं जी? बढ़ावा देते हैं। जबकि एक केंद्र बिंदु के अंदर में जो सबसे स्पष्ट उत्तर होता है वो कौन सा होता है जी? अभिसारी होता है। तो बताइए सृजनात्मकता या रचनात्मकता को बढ़ावा देना है तो बढ़ावा देने के लिए अपसारी बेहतर है कि अभिसारी बेहतर है? तो सबसे बेहतर क्या हो जाएगा जी? सबसे बेहतर हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। सबसे बेहतर कौन सा हो जाएगा जी? अपसारी चिंतन हो जाएगा। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे आते हैं और आएंगे ही, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अगर आपका ये छोटा सा लेक्चर अगर आपने समझ लिया होगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर का काम आपका आसानी के साथ हो जाएगा। चलो अब इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। चलिए अब जो है कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप चेक भी कर लीजिएगा 11 में से कितने सही हुए हैं। अब देख लीजिएगा कितने सही हो रहे हैं। और जो नहीं भी समझ रहे थे आज से जो है इन चीज़ों को समझ गए। अब चीज़ों को समझ करके जाकर प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को लगाना है। इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा कि चीज़ें जो है आपको क्लियर कट हो जाए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ जाए। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।